मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो 5/12/2004 को एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को बना लें, उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 41, 42, 43, 44, 45, 46। मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, 46 है, 47, 48, 49 और 50। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों ने अगर इसे बना लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। 41 देखिए बहुत आसान सा है। कहता है कि टू डाई विथ ऑनर इज़ बेटर दैन लीव विथ डिसऑनर। देखिए यहाँ पर दैन का प्रयोग किया है, तो दैन जो है तुलना करता है ना। अब देखिए तुलना किससे कर रहा है, टू डाई है इधर, तो इधर जब टू डाई है तो इधर तुलना किससे करेगा, लीव से तुलना कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब ये लीव से तुलना कर रहा है तो इधर टू डाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू लीव होगा, है ना। क्योंकि कंपैरिजन जब भी करेगा तो एक ही तरह के चीज़ को कंपैरिजन करता है, नाउन को नाउन से करेगा। यहाँ पर वर्ब है, अगर यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टू प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। एंड टू डाई विथ ऑनर इज़ बेटर दैन टू लीव विथ डिसऑनर लिखा हुआ था, तो बात बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। तो चलिए मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना लिया। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लेकिन 42 बताने से पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि 42 में जो है बहुत सारी बातें आपको हमें बतानी है। 42 में देखिए क्या कहता है, देखिएगा पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब समझिएगा 42 में क्या क्या चीज़ आपको समझना है। 42 कहता है ना, एक चीज़ समझिएगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अगर ईट के बाद, है ना, ईट लिखा हुआ है, ईट के बाद ईज या बाज लिखा हुआ रहे, और बाज के बाद ध्यान देंगे हमेशा जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं होता है इसके बाद, है ना। अगर देख लीजिएगा, अगर ट्रांसलेशन है कि मैं ही तो हूँ, क्या ट्रांसलेशन है, मैं ही तो हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन अगर आप बना देते हैं ईट इज मी, ये जो है गलती हो जाएगा। सही ट्रांसलेशन का क्या होगा, ईट इज आई अगर लिखते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ईट के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ रहे तो इसके बाद हमेशा जो है सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जो समझना है वो समझिए कि अगर ईट के बाद, है ना, क्या है, ईट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर हु आ जाए, और इस हु के बाद जो है अगर आपको वर्ब लिखना हो तो ये जो वर्ब होता है ना, ध्यान देंगे, ये हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अगर ये बातें आप समझ गए होंगे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। तो मैं इसको आपने से लिख लिया तो मैं इसे क्लीन कर दूँ। देखिएगा जो मैंने पॉइंट बताया इस पर अगर गौर फरमाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला लिखा है, हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा, इट इज़ आई। देखिए इट इज़ आई है, यानी यहाँ पर जो है कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इट इज़ के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ, और इस सब्जेक्ट के बाद देखिए हु का भी इस्तेमाल हुआ। तो मैंने अभी बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद हु लिखा हुआ रहेगा ना, तो हु के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब होता है, और आई के साथ कभी इज नहीं लगता, आई के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, एम लगेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है आंसर जो है किस में हो जाएगा, इसका आंसर बी सेक्शन होगा। यहाँ इज के जगह पर एम का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल आसान था। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 भी कुछ ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपको बता दूँ। आपने एक टेंस पढ़ा होगा, है ना, वो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, याद है। उसमें बताता है कि यदि दो काम भूतकाल में हुआ हो, तो यदि भूतकाल में दो काम होता है ना, तो उसमें दो पॉपुलर स्ट्रक्चर है। एक पहला है जो एक बिफोर वाला होता है, और दूसरा जो होता है आफ्टर होता है। याद आ रहा है, तो याद रखेंगे बिफोर वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बिफोर के पहले जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगता है, और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है। लेकिन आफ्टर में ये चीज़ सेम चीज़ उलट जाता है, इधर वाला उधर चला जाएगा, उधर वाला इधर चलाएगा। यानी आफ्टर जब लिखाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट प्लस V2 इस साइड आ जाएगा, और इस साइड में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा।
ये बातें आपको समझ में आ रही है ना। जैसे देखिए आपको बचपन में एक ट्रांसलेशन भी आप बहुत बनाए होंगे कि देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो आप बनाते थे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए भी याद आ रहा है, एकदम सेम सेंटेंस को याद रखिएगा। क्या मैंने बताया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए समझ में आ रही है बात। तो देखिए यहाँ पर बिफोर लिखा, बिफोर के पहले देखिए हैड प्लस V3 है, और इधर देखिए बिफोर के बाद क्या लिखा है, केम मैंने लिखा है ना, सब्जेक्ट के बाद V2 है। डॉग है, डॉग का मतलब भी डॉक्टर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए आफ्टर के बाद क्या लिखा है, ही लेफ्ट लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, आफ्टर के बाद मैंने क्या बताया, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर जो देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर इसको आपने लिख लिया होगा, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ही लेफ्ट लिखा है ना। तो देखिए आफ्टर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ही लेफ्ट लिखा है। तो ही लेफ्ट के स्थान पर यहाँ पर क्या, ही लेफ्ट के स्थान पर यहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर अगर हैड लिख दिया जाता तो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी ही हैड लेफ्ट जो है सही होता है ना। यानी 43 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 43 का आंसर सी होगा, लेफ्ट के स्थान पर हैड लेफ्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपने बना लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैं पहले इसको क्लीन कर दूं, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप कलेक्ट करते चले जाएं, इसको आप नोट करते चले जाएं। ये धीरे धीरे आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा, और कुछ ही समय के बाद जो है आप एरर में बहुत बड़ा महारत हासिल कर लेंगे। आपके लिए एरर बनाना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है आपसे बन गया होगा। तो मैं 43 के बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जॉन वुड हैव टोल्ड मी यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 44 है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में 3 चीज़ आपको याद रखना है ना। 3 चीज़ याद रखिएगा तो कंडीशनल सेंटेंस आप आसानी से बना लेंगे। सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस में वो 3 कंडीशन क्या होता है वो समझिए। पहला कंडीशन है, कहता है कि अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट रहे और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखा हुआ रहे, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस चालू होता है ना, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सेल या बिल लगता है, उसके बाद जो है V1 लगता है। लेकिन अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा हुआ रहेगा तो दूसरा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ स्टार्ट होता है। और तीसरा कंडीशन है कि अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 रहे तो दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि जॉन वुड हैव टोल्ड मी यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। देखिएगा अब इसमें कौन सा कंडीशन सेट कर रहा है। इफ वाला कंडीशन देखिए, इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, चलिए इफ़ के बाद सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, तो दूसरा सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा, है ना। तो इस तरह से देखा जाता है 54 में जो मेरा ये तीसरा जो है कंडीशन है बिल्कुल सूट बैठ रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा, 44 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, 44 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप लोग 45 बनाइए। मैं क्लीन करता हूँ उसको, अच्छी तरह से मैं क्लीन कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 45 था, क्वेश्चन नंबर 44 बन गया आपका। अब कहता है देखिए, मैंने ये प्रीवियस बातें मैंने बताया था, लिखा है कि माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, है ना। पेज के पेज जो है मेरी बहन जो है पढ़ गई है। ध्यान देंगे, अगर प्रीपोजिशन रहे, प्रीपोजिशन के पहले, है ना, प्रीपोजिशन के पहले क्या रहे, नाउन रहे, प्रीपोजिशन के पहले क्या रहे, नाउन रहे, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या रहे, नाउन रहे। तो प्रीपोजिशन के पहले और ये दोनों नाउन सेम रहे, है ना, ये नाउन और ये नाउन दोनों क्या रहे, सेम रहे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कभी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पेजेस और इधर भी लिखा है पेजेस, ये गलत है। क्यों गलत है कि देखिए पेजेस आफ्टर पेजेस, है ना। देखिए ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले देखिए जो नाउन यहाँ पर है वो नाउन यहाँ पर, यानी इस प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन है जो सेम है। तो ये नियम है कि अगर प्रीपोजिशन के तरफ दोनों तरफ नाउन रहे और दोनों तरफ वाला नाउन सेम रहे तो ये जो है नाउन है ना, ये सिंगुलर हो जाता है। कभी भी इसके बाद
सेम प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो है दोनों तरफ जो कभी भी जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होता है ना। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा है, ये ही गलत है ना, क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन है, यहाँ पेजेस लिखा है ना। तो ये पेजेस जो है पेज में बदल जाएगा, यानी इसको जब सही करेंगे पेजेस आफ्टर पेजेस का जब शुद्ध रूप करेंगे ना, पेजेस आफ्टर पेजेस का जब शुद्ध रूप करेंगे तो हो जाएगा पेज आफ्टर पेज हो जाएगा, और ये वाक्य जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपने बना लिया होगा। तो मैं इसको मैं क्लीन करता हूँ, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है समझिए। अब मैं यहाँ 46 देख लीजिए, 46 क्या कह रहा है आपका। 46 कहता है योर सक्सेस इन द आई एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन, देखिएगा पढ़िएगा, डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर वाक्य में नॉट ओनली लिखा हुआ रहता है ना, तो नॉट ओनली के बाद एक चीज़ लगता है, वो फिक्स है, वो है बट आल्सो। तो जो बस सबसे पहला नॉट ओनली पढ़ा और उसके बाद आपने पढ़ना चालू कर दीजिए। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, भाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बैट। देखिए नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, बट लिखा है। इसमें क्या चीज़ छोड़ दिया है, आल्सो जो है छोड़ दिया है। यानी अगर बट के बाद अगर आल्सो लिखा हुआ होता तो वाक्य क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का जो है आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर इसका जो है 46 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो, इसमें सिर्फ बट लगा है, आल्सो को छोड़ दिया है। तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल आसान था, आपने इसे बना लिया। पिछला बार भी मैंने बताया था कि 2-3 चीज़ याद रखना है कि आइदर के साथ क्या लगता है, आइदर के साथ जो है और लगता है, नाइदर के साथ जो है नाइदर के साथ नॉर लगता है, और नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट आल्सो लगता है। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 46 आपसे बन गया होगा। तो मैं इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर ध्यान दीजिए। 47 क्या है, आपने क्या बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, इसको तो मैंने पिछला बार भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन से एक और आए थे पिछली बार भी, शायद एसएससी में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। खैर फिर भी जब यहाँ पर आया तो मैं इसे बता दूँ। देखिएगा लिखा है हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। याद रखेंगे प्रिवेंट, एक वर्ड क्या है, प्रिवेंट। तो याद रखेंगे प्रिवेंट के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, प्रिवेंट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद है ना, इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, भी प्लस ING आता है, भी प्लस ING आता है। 2 प्लस V1 अगर आता है तो समझिए कि बात क्या है, गलत है। प्रिवेंट के बाद हमेशा VING का इस्तेमाल होता है, 2 प्लस V1 का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है हेवी रेन प्रिवेंटेड, सही है, यहाँ पर एस लिखा ऑब्जेक्ट भी सही है, और यहाँ एस के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है टू गो, ये गलत है ना। यहाँ टू गो के स्थान पर अगर गोइंग लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो 47 का जो सही आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर इसका होगा सी सेक्शन में गलती होगा, टू गो के स्थान पर गोइंग का इस्तेमाल होगा। तो 47 आपसे बन गया होगा। तो मैं इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 48 भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है ना। 48 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट है ना प्रोस्पर द स्टेट वुड प्रोस्पर। देखिएगा मैंने बताया था कुछ देर पहले भी 48 का क्या बताया था कि अगर इफ़ लिखा हुआ रहे और इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखा हुआ रहता है ना, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें जो है शैल या बिल का इस्तेमाल होता है, शैल या बिल का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद V1 का इस्तेमाल होता है। तो देखिए क्या होगा, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट है ना प्रोस्पर लिखा हुआ है, द स्टेट इटसेल्फ वुड लिखा, ये गलत है। यहाँ पर वुड का प्रयोग नहीं होगा बल्कि बिल का इस्तेमाल होगा,
और अगर बिल लिखा हुआ रहता तो समझिए बाघ बिल्कुल सही हो जाता है, यानी 48 का भी जो आंसर है वो कौन सा आंसर होगा, सी होगा। क्योंकि देखिए इसके बारे में मैंने पिछला क्वेश्चन में डिटेल मैंने बता दिया है कि कंडीशनल सेंटेंस में 3 कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसी कंडीशन पर सेंटेंस जो है जनरली परीक्षा में दे देता है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर मैं पहले क्लीन कर दूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 तब तक आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 भी जो है ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे और क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट, देखिए मोटरिस्ट है ये प्लूरल नाउन है ना, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। और याद रखेंगे डू नॉट के बाद जो है हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, वो भी सही है। द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड, देखिएगा अब यहाँ समझिएगा, है ना। ये इधर प्रेजेंट है, इफ़ के बाद क्या है ना, डू नॉट ऑब्जेक्ट, देखिए प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में तो दूसरा सेंटेंस जो है पैसिव में होगा, तो सॉरी फ्यूचर में होगा, तो दे विल बी, देखिए तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में विल भी लिखा है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है वो पैसिव में लिखा है, तो दे विल बी स्टॉप्ड सही है। दे विल बी टिकटेड, उसको टिकट लगेगा। एंड हैव टू पे फाइन, देखिएगा यह एंड लिखा है, और मैंने बताया था कि एंड जो है एक ही तरह के चीज़ को जोड़ता है, तो यहाँ स्टॉप्ड है, यहाँ टिकटेड है, और यहाँ हैव टू पे फाइन लिखा है, ये गलत है। ये हैव टू पे फाइन को अगर आप वर्ब में बदल देते हैं तो ये पूरे के बदले आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन। और मैंने बताया जब इधर टिकटेड है तो एंड के बाद जब भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, क्योंकि बाघ जो है पैसिव में है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है सी हो जाएगा, सॉरी आंसर जो इसका होगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं, आंसर जो इसका। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही आसान सा है, इसको थोड़ा सा देखेंगे आप, इसे तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। पहला कहता है क्या कि आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। सबसे पहला टेक्निक देखेंगे, कहता है कि यहाँ पर आस्क्ड लिखा है, यानी जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में अगर लिखा है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेल्स लिखा है जो गलती है ना। यहाँ पर फेल्स के स्थान पर अगर फेल्ड लिखा हुआ था तो बाघ जो है सही हो जाता, लेकिन इसने लिखा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर फेल्स लिखा जो गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फेल्ड होना चाहिए, पहला गलती। दूसरा गलती क्या किया है कि देखिए सपोजिंग के बाद जो है इफ़ का इस्तेमाल किया है। तो याद रखेंगे कि सपोजिंग इफ़ जो है ये स्लैंग एंड सुपरफिशियल एक्सप्रेशन यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। सपोजिंग इफ़ जो होता है ना, ये गलत शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होता है या तो सपोजिंग डैट होता है या तो सपोजिंग डैट होता है, ये सही है। या चाहे तो आप इसके स्थान पर सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल जो है आप चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो ही आस्क्ड सपोजिंग, देखिए लेकिन ध्यान देंगे इसमें जो भी एरर है ना वो सारा का सारा एरर किस में गया है, बी में गया है। आप पूछेंगे क्यों कि वो कैसे एरर गया है बी में भाई, तो देखिए पहला तो एरर गया कि यहाँ पर फेल्स लिखा है तो ये गलत हो गया, फेल्स के चलते ये गलत हुआ। दूसरा जो है सपोजिंग इफ़ भी जो है इसी सेक्शन में है, तो सपोजिंग इफ़ जो है हमेशा गलती होता है। सपोजिंग इफ़ का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, सपोजिंग डैट होता है या तो क्या होता है, इफ़ होता है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो किस में है, वो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो भी बी ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात है और, मैं चाहता हूँ कि आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। और मैं भी यूट्यूब पर लाइव आना चाहता हूँ, उसके लिए मेरा जो क्राइटेरिया है वो अभी पूरा नहीं हो रहा है। अगर आपका सहयोग रहा और अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ और आपके साथ रूबरू हो सकूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारा ये नोट्स अगर लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी में तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।